नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम ये भी मुद्दा में। मैं हूं कवीन सचान। हर बार की तरह इस बार भी बात होगी आदिवासियों की, लेकिन इस बार हम आपको ले चलेंगे अंडमान निकोबार की, जहां पर बात होगी ग्रेट अंडमानीज की। ये एक विलुप्ति की कगार पर है। मैं कहूं कि अस्तित्व का संकट है तो ये कहना गलत नहीं होगा। आज के दिन इनकी संख्या महज 58 है सरकारी आंकड़ों में। ग्रेट अंडमानी जनजाति, दरअसल जिन्हें ग्रेट अंडमानी कहा जाता है, उस समुदाय की अलग अलग कम से कम 10 जनजातियां हुआ करती थी, जो उत्तर, मध्य और दक्षिण अंडमान में फैली थीं। सभी जनजातियों की अपनी अलग पहचान थी। इसमें आका करें, आका कोरा, आका बो, आका जेरू, आका केड़े, आका कोल, ओको जुबोई, आका पुक्कीकार, आका बेले और आका बीजी हैं। बो जनजाति की संख्या सबसे अधिक थी और दक्षिण अंडमान पर इनका ही दबदबा होता था। लेकिन आज ये जनजाति अपने वजूद की लड़ाई कर रही है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि अब इनकी संख्या महज 58 बची है। 1958-59 में ग्रेट अंडमानियों की संख्या 10,000 से अधिक थी। 1901 की जनगणना में इसकी संख्या 625 थी। 1931 में ये संख्या महज 74, जिसमें 27 पुरुष और 47 महिलाएं थी। 1931 में हुई जनगणना में इन आदिवासियों की मिश्रित जनसंख्या सामने आई। 16 लोग ऐसे थे जो आदिवासी और गैर आदिवासी जनजातियों की शादी से पैदा हुए। आजादी के बाद 1961 में इनकी संख्या 19 थी, यानी समय के साथ इनकी संख्या कम होती गई। तमाम दुनिया में ये पाया गया है कि जहाँ पर भी प्रिमिटिव ट्राइब्स को लोग ऐसे कांटेक्ट करने की कोशिश किए, इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। देयर आर मैनी ट्राइब्स इन अमेज़न जो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए हैं। कोई germs of some diseases against which they have no immunity, जो यहाँ भी देखा हुआ है। मीजल्स की एपिडेमिक में बहुत सारे लोग कब, इससे भी आपका ब्रिटिश पीरियड में अंडमानीज, इसके बीच में सिफिलिस, मीजल्स, मम्प्स, इसमें बहुत सारा लोग मरे थे। सरकार ने ग्रेट अंडमानी जनजाति के लोगों को स्ट्रेट आइलैंड पर बसाने का फैसला कर लिया। सरकार ने वहां पर उनके लिए फ्री राशन, एक प्राथमिक उपचार केंद्र और एक प्राइमरी स्कूल की भी स्थापना कर दी। इसके पीछे सोच ये थी कि ग्रेट अंडमानी जनजाति के जो लोग बचे हैं, उनकी जीवन शैली, उनकी पहचान, उनकी भाषा को बचा के रखा जा सके और उस पूरे इलाके को सुरक्षित इलाका घोषित कर दिया गया, यानी कि कोई भी आम नागरिक उस इलाके में नहीं जा सकता। No amount of protection can keep a total insulation. Now this is a big issues which the UN administration is facing lots of difficulties. Luke is one who is working in the electricity department. He is not interested to stay in Strait Island. There are various attributes. 2011 की जनगणना में ग्रेट अंडमानी जनजाति की संख्या 58 दर्ज की गई, जिसमें 8 लोग गैर जनजाति से हैं। ऐसे में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का सकारात्मक असर तो दिखता है, लेकिन ग्रेट अंडमानी आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट बरकरार है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, अंडमान निकोबार। तमाम सरकारी प्रयास हो रहे हैं, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके अस्तित्व पर संकट कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि क्या वजह है और इन्हें बचाने के लिए किस तरह के प्रयासों की ज़रूरत है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं विराज पटनायक, जो कि मुख्य सलाहकार हैं खाद्य सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के। विराज, स्वागत है आपका। TN पंडित साहब हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं NSI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, स्वागत है आपका। और मेरे सहयोगी संवाददाता श्याम सुंदर हैं, जिन्होंने एक दौरा किया अंडमान निकोबार का और वहाँ की ज़मीनी हालात को समझने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह है कि एक पूरी की पूरी, मैं कहूँ कि प्रजाति जो है आदिवासियों की, वो इस वक्त
अपने अस्तित्व के संकट के लिए जूझती दिख रही है। ग्रेट अंबानी, जिनकी संख्या मैं कहूं कि करीब 100 साल पहले हजारों के ऊपर हुआ करती थी, अब वो सरकारी आंकड़ों में महज 58 पर सिमट गई है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा संकट है, लेकिन शायद ये इस वक्त सबके लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। श्याम, सबसे पहले मैं समझना ये चाहूँगा कि असल में ये बड़ा मुद्दा क्यों है हमारे आपके लिए और दूसरों के लिए है, और किस तरह का संकट आपने देखा ज़मीन पर वहाँ? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि ये मुद्दा इम्पोर्टेंट क्यों है, कि आखिरकार ये एक पूरी सभ्यता का सवाल है। एक सभ्यता विलुप्त हो रही है और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उस सभ्यता का कोई लिखित इतिहास नहीं है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि जब ये विलुप्ति के कगार पर हमको नज़र आ रही है, उनके वजूद का संकट है, तो निश्चित तौर पर उनकी भाषा से जुड़ा हुआ मामला हो, उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला हो, उनकी जीवन शैली से जुड़ा हुआ मामला हो, उसको रिकॉर्ड किए जाने की ज़रूरत है। 1952 में टी.एन. पंडित साहब अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि बहुत करीब से जुड़े रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई जो नीतियाँ बनी हैं और उनसे जुड़े हुए जो शोध हुए हैं। लेकिन तमाम शोध के बावजूद भी हम और आप जानते हैं, अगर हम अंडमान के आदिवासियों की बात करें तो जारवा के अलावा और कुछ सुनने में हमें नहीं मिलता है। खबरों की भी अगर बात करें या आम बातचीत की भी अगर बात करें। चुनौतियों का जहाँ तक सवाल है, 1968 में टी.एन. पंडित साहब के प्रस्ताव पर ही उनको स्ट्रेट आइलैंड में बसाया गया था। इन्होंने ही पूरी योजना बनाई थी और मकसद शायद ये था कि उनके नेचुरल हैबिटाट में उनको रखा जाए। वो जो जिस तरह से वो हंटिंग गैदरिंग करते थे वो करते रहें, और उनके लिए एक प्राथमिक उपचार केंद्र वहाँ पर बनाया गया, एक प्राथमिक स्कूल बनाया गया। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं वहाँ पर उनको बिजली और उनके घर बना के दिए गए। लेकिन उसके बावजूद, जैसे कि आपने कहा कि वो 58 बचे हैं, जो और 58 में भी मैं आपको बता दूं कि 58 के 58 प्योर ग्रेट अंडमानी ट्राइब से ही हैं। ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो पाया, एक परिवार से हमारी मुलाकात हुई तो उसमें देखने से ये समझ में आता था कि वो जो है ग्रेट अंडमानी के बाहर के लोग जो हैं, उनमें शादियां हो रही हैं, उनसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहता है कि 58 में से सिर्फ 50 हैं जिनको आप कह सकते हैं ग्रेट अंडमानी। हालांकि कुछ वहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं या इन ट्राइब्स पे जो काम करते हैं, उनका ये कहना है कि 50% से ज़्यादा जो हैं वो नॉन ट्राइब हैं, नॉन ग्रेट अंडमानीज हैं। तो बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि जो कम से कम जो किए जाने की ज़रूरत है, जैसे उनकी भाषा पर प्रोफेसर अब भी हैं JNU की, जिन्होंने कुछ काम ज़रूर किया है, लेकिन जितना काम शायद होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। टी.एन. पंडित साहब, क्योंकि आपके प्रपोजल पर उन्हें बचाने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि उनके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई शुरू हुई, किस तरीके से आप देखते हैं? अगर मैं याद करूँ 50 या 60 के दशक में, और उस वक्त क्या हालात थे, और जब आपने स्कीम्स उनके हित के लिए बनाई, क्या उस वक्त मोटिव था, और क्या आज जब हम ये कहते हैं कि महज 58 बचे हैं, तो कैसा फील करते हैं? आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना है प्रोग्राम के लिए, क्योंकि अंडमान आदिवासी जो हैं उनकी हिस्ट्री हज़ारों साल पीछे जाती। वो हज़ारों साल से इन द्वीपों में बसे हुए और बहुत अच्छी तरह रह रहे थे, तब तक जब तक अंग्रेज़ हुकूमत ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ आइलैंड्स में अपनी बस्ती बसाने, कॉलोनाइज करने की स्कीम नहीं बनाई। पहली कोशिश हुई थी 18वीं सदी के आखिर में, 1779 में, 1789 में, और 2-4 साल वो सेटलमेंट रहा वहाँ। उसके बाद ये छोड़ दिया। दोबारा ये कोशिश 1858 में, जैसे इन्होंने कहा अभी कि इनकी आबादी हज़ारों में थी। अंग्रेज़ जो रिकॉर्ड, अंग्रेज़ों ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड उस वक्त के जो हैं, इनकी हज़ारों साल। लेकिन इन्होंने जब अंग्रेज़ और हिंदुस्तानी लोग जो गए, अब शुरू के जो गए थे वो 1857 के सिपाही जो थे शुरू में, वो उनका काम था वहाँ ले जाना, एक पनिशमेंट के तौर पे, सज़ा के तौर पे था, बट असली गरज थी कि उनसे काम लिया जाए। जंगल काटें, सड़कें बनाए, मकान बनाए, सेवा करें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो ये बड़ा कठिन काम था, लेकिन इस काम के लिए उनको ले गए थे। हुआ ये कि जब दूसरे कल्चर के लोग, देखिए एक सिविलाइजेशन है ये, हम कह रहे हैं इनको हंटिंग गैदरिंग कल्चर्स, ये एक कलेक्टिव नेम है, दुनिया भर में इस तरह के लोग फैले हुए हैं आज भी। बट अब इसका क्लैश हुआ
ब्रिटिश और इंडियन लोगों से, चाहे वो प्रिजनर थे या कुछ भी थे, हिंदुस्तानी लोग, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और मुलाजिम थे कुछ हिंदुस्तानी, ये कल्चर्स का क्लैश था। अंडमानी जो ग्रेट अंडमानी फैले हुए थे ग्रेट अंडमान आइलैंड्स में, वो बड़ा एरिया है अंडमान आइलैंड्स का, दीन, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ। तो इनका ये था कि ये खेती बाड़ी नहीं करते, जानवर नहीं पालते, जो कुदरत की देन है जंगल में। इनकी नॉलेज इतनी है कि क्या खाने लायक चीज़ है, कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती, किस चीज़ की तलाश में कहाँ वो घूमते फिरे, एक ही जगह रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या पंडित साहब ये कहें कि उन्हें एक स्ट्रेट आइलैंड में एक, मैं कहूँ कि एक सीमा के अंदर कर देना, अलग रखने की कवायद, बदलते दौर के साथ जो मैं कहूँ कि मेल मिलाप या फिर टूरिस्ट या दूसरे लोग वहाँ पर पहुँचे, वो उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हुआ, या हम उनकी जो मूल ज़रूरतें थीं जहाँ पर वो ज़्यादा फल फूल सकते थे, हम वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाए? हाँ, ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज़ों के वहाँ आने से, सेटलमेंट से ट्राइबल लोग मारे गए वॉरफेयर में, इन्होंने रेजिस्ट किया, और फिर क्लोज कांटेक्ट जब हुआ, दोस्ती भी जब हो गई, तो तब बीमारियां फैल गईं, जो जिन बीमारियों से उनका ताल्लुक़ नहीं था, पहले वो नहीं थे, ये नई बीमारियां बाहर के लोग लेके गए, उससे बड़ी डिस्ट्रक्शन हुई। ये एक लंबी कहानी है इट्स। लेकिन मैं पोर्ट ब्लेयर गया 1966 में। उस वक्त ग्रेट अंडमानीज की आबादी 33 थी। हमारे कोलीग थे, उन्होंने इनको काउंट किया था, केवल 33 थे, और इनकी हालत बड़ी दयनीय थी और बहुत ही मिजरेबल थी। वो किस तरह, ये इनका कोई ठौर ठिकाना नहीं था, घर रहने को नहीं थे इनके पास। बाज़ार में कुछ लोग भीख मांगते थे, कुछ बर्मी सेटलर्स वहाँ थे, कुछ इनके यहाँ नौकर के तौर पे काम करते थे उनके साथ। और 68 जुलाई में मिस्टर महावीर सिंह चीफ कमिश्नर थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट गया था, आई वाज इन चार्ज ऑफ माय ऑफिस देयर। तो उन्होंने बुलाया कि उन्होंने कहा कि वो कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, और ये सड़कों पे घूम रहे हैं। और यानी आप ये कहना चाह रहे थे, मैं कहूँ कि जो प्रयास किए गए उसके बाद उनकी संख्या जो उस वक्त थी उससे बढ़ी। लेकिन मैं एक और सवाल है जो कि है नहीं, इनकी जो हालत थी, एक चीज़ याद रखने लायक है, जो जिस हालत में ये पहुँचे थे उससे ये वास्टली इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन मेरा जिस तरह के कदम उठाए गए, और जब आदिवासियों की बात होती है, तो क्या जो कहा पंडित साहब ने, जो एक रोड मैप तैयार किया गया था, वो वाकई रोड मैप सही था, व्यवहारिक था, लेकिन इम्प्लीमेंट करने में वो गंभीरता नहीं दिखी? या फिर ये कहा जाए कि हम कुछ चीज़ों में एक बड़ी चूक, हम लगता है शायद जो रहा हो, इसके चलते वो इम्प्रूवमेंट है, वो हम जो रिजल्ट चाहते थे वो शायद नज़र नहीं आया? देखिए, अभी मैं वो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ ने एक रिपोर्ट बनाई है, जरावाज पे है वो, पर उसको अगर आप पढ़ें, इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2015 का जो है, उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे वो जरावाज का मुद्दा हो, चाहे वो ग्रेटर अंडमानीज का मुद्दा हो, समाज में कितना उनको इंटीग्रेट करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि मेन स्ट्रीम समाज, और कितना आइसोलेशन में रखना चाहिए, ये बहुत पुराना डिबेट है। और ये केवल भारत में ही नहीं है, ये आप अमेज़ॉन में चले जाइए, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी है। हमारी असफलता स्टेट की ये रही है, नंबर्स पे मत जाइए कि पहले 33 थे अब 58 हो गए, बट क्यों एक्सटिंक्ट हो रही हैं ये जनजातियां जो कि सबसे कटी हुई थी? क्योंकि हमने वो माहौल और स्पेस उनको नहीं दिया जो वो अपने जो पेस पे, अपने चुने हुए मॉडल पे विकास कर सकें। और ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है अंडमानीज का, ये आदिवासी समुदायों के साथ हर जगह हो रहा है, विद डिफरेंट। ये अलग क्यों है? क्योंकि इस लेवल का आइसोलेशन, चाहे वो ओंग या जरावाज या ग्रेटर अंडमानीज में है, वो और बाकी आदिवासी समुदायों में नहीं दिखता है। लेकिन बहुत अहम सवाल है कि कहाँ चूक हुई, और मुझे लगता है चूक इस बात में हुई, इस बात से हुई कि जो उनकी जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के हिसाब से जब आउटसाइडर्स का इंटरेक्शन हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उसके बाद जो सेकेंड वेव ऑफ सेटलमेंट हुआ वहाँ, और सब्सिक्वेंट वेव ऑफ सेटलमेंट्स हुए इंडिया से, मेन स्ट्रीम मेनलैंड इंडिया से जब लोग वहाँ गए,
जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट था उनके साथ कि वो किस टर्म्स पे आप आउटसाइडर्स के साथ एंगेज करेंगे, वो टर्म्स कभी भी उनके फेवर में नहीं थे। और जो स्टेट को रोल प्ले करना था इसमें, जैसे आप जनावाज के उदाहरण ले लें, जो अंडमान जो ट्रंक रोड बना है, डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट बैन्स, डिस्पाइट ऑल दी ऑर्डर्स, लेकिन वहाँ पे सब कुछ चलता लेकिन वो अभी भी चलता रहा और अभी इंसिडेंट्स आ रहे हैं। तो यू आर पुशिंग दैट कम्युनिटी। सो जो ग्रेटर एंडमानीज का ये रोड मैप है कि उनके साथ क्या होगा। और बहुत, मैं तो पहले आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ श्याम जी को और आपको कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि कितने साल पहले शायद कभी टीवी पे किसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई हो या एज न्यूज़ और एज डिस्कशन the greater Andamanese have never come into। 2 साल पहले मेरा 2 टॉक आ गए बिल्कुल बहुत साल नेशनल सर्किट रेडियो। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा इतना दूर है हमारे कॉन्शियसनेस से इन समुदायों का, क्योंकि ये केवल एक समुदाय के घटते हुए संख्या की बात नहीं है। ये एक, श्याम जी ने जैसे कहा, एक सभ्यता के खत्म होने की, बिल्कुल सभ्यता के, भाषा के खत्म होने की बात है, बिल्कुल एक कल्चर के खत्म होने की बात है, एक सिविलाइजेशनल इथॉस और एक वे ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं वो विलुप्त हो जाता है, वो विलुप्त हो जाता है। श्याम, क्योंकि आपने वहाँ अलग अलग लोगों से मुलाकात की, वहाँ के यूथ से मुलाकात की, क्या व्यवहारिक आपने पहलू देखे जिसके चलते आपको लगता है कि ये जो संकट है उनके अस्तित्व का, ये बढ़ भी रहा है? जैसे कुछ पढ़े लिखे अगर वहाँ पर नौजवान हैं, या फिर उनकी जो संख्या है अगर दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं, या वहाँ पर मैं कहूँ कि पारिवारिक संबंध आगे बढ़ते हैं, तो किस तरह के संकट जो हैं उनके सामने आपको नज़र आए? देखिए, कई तरह के संकट नज़र आई। ये बात सही है कि कुछ स्टूडेंट्स आज वहाँ विवेकानंद पब्लिक स्कूल है पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे 13 स्टूडेंट उनके ग्रेट अंडमानीज के पढ़ते हैं, वो वहीं पर हॉस्टल में रहते हैं। आदिम जनजाति विकास समिति उनका पूरा खर्चा उठाती है। टीएन पंडित साहब सही कह रहे हैं कि उनके बारे में पहले धारणा ये थी कि वो पोर्ट ब्लेयर में यहाँ वहाँ पड़े रहते थे बाजार में, और ज़्यादातर लोग जो हैं, जो पुरुष खास तौर पर, वो शराब के आदी हो चुके थे, और आज भी अफीम और शराब के आदी हो चुके थे, और आज भी नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन जो आपका जो सवाल था कि जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, वो निश्चित तौर पर वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा होता रहा है, बिराज साहब का और इनका लंबा एक्सपीरियंस आदिवासियों में काम करने का, कि समाज में जब वो मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनते भी हैं तो समाज में किस सीढ़ी पर वो खड़े होते हैं? सबसे नीचे की सीढ़ी पर, सबसे नीचे के पायदान पर। जैसा टीएन पंडित साहब बता रहे थे कि आप जो शोध हुए हैं, जो किताबें उनके बारे में, जो रिसर्च हमने पढ़ी, जो ओंग के बारे में बात करें जिनके साथ संपर्क है, तो उनके साथ जो लोग उनके कल्याण के लिए वहाँ पर गए हैं, वो भी उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो बहुत हैरानी होगी। तो समाज में नीचे के तब उस पर हैं, जैसे जिस परिवार से हमारी मुलाकात हुई, बोरो, वो पुलिस में बहुत ही नीचे के पद पर काम करते हैं। उनका भाई होमगार्ड की, उनका भांजा होमगार्ड की नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है। एक ग्रेट अंडमानी है जो स्टेट आइलैंड पे था, लेकिन अभी वो एक फेरी बोट पे काम करता है। तो जो आप उनको काम, जो आप सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है, जो हमारी जो सभ्य समाज जिसको कहते हैं, ला रहे हैं जी, तो ये बात बिल्कुल सही है टीएन पंडित साहब की, कि पहले से हालत सुधरी है, क्योंकि उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, इलाज किया जा रहा है। लेकिन हमारे वहाँ पर बात हुई, जो ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट के बड़े डॉक्टर हैं, अमिताभ डे, उन्होंने बताया कि जो नेचुरल हैबिटाट में रह रहे हैं, जैसे जारवाज की अगर आप बात करेंगे तो उनके हेल्थ पैरामीटर्स जो हैं, उनकी सेहत जो है ज़्यादा बेहतर है, स्वास्थ्य के मामले में वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो अभी भी जंगलों में रह रहे हैं, अभी भी वो शिकार करते हैं। लेकिन जिन ओंग हों या ग्रेट अंडमानी हो, जिनको भी एक जगह पर सेटल किया, अल्टीमेटली उनको फ्री राशन मिल रहा, ना वो शिकार के लिए जाते हैं, और शायद शिकार उतनी मात्रा में उपलब्ध भी नहीं है उनके लिए। तो उनके स्वास्थ्य के लिहाज से आप देखें, शिक्षा के लिहाज से आप देखें, तो जो कोशिश थी, और समाज में कौन सी जगह उनको मिलेगी, तो वहाँ वो सबसे निचले पायदान पर आपको खड़े मिलेंगे। पंडित साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके सारे में सवाल जोड़ना चाह रहा था कि जो कदम हम उठा रहे हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, या फिर विराज ने कहा कि हम अगर उनको अलग रखते हैं तो कितना, और अगर साथ रखने की कोशिश करें तो फिर उसके भी अपने खतरे हैं, रास्ता क्या है? देखिए, एक बड़ी, जैसे इन्होंने कहा, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है वर्ल्ड ओवर, ये सवाल उठा है और उठता जाएगा और आगे भी चला जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं, ये मेन स्ट्रीम में लाने की ये हो ढकोसला। अंडमानीज को एड दे रहे हैं, उनकी हेल्थ का, इनका इलाज कराया वेलोर मेडिकल हॉस्पिटल से। वो लीचो, अब वो ग्रैंड मदर है, तब वो बच्ची थी, हमारे घर में आती थी, वो अब ग्रैंड मदर है, बट उसने बाहर शादी की। सवाल है इनका सर्वाइवल, इन क्रॉस मैरिजेस हुई हैं, दैट इज़ हाउ दे आर सर्वाइव। ये इस वक्त जो है,
बट हमने जारवा को एक्सेप्ट किया, जारवा की हालत बिल्कुल बेहतर है, लेकिन अब उनसे कांटेक्ट हुआ है बट रिस्पेक्ट हम नहीं करते उनको। ये जो क्लैश है बिटवीन सो कॉल्ड सिविलाइज्ड स्टेट एंड डोमिनेंट सोसाइटी एंड द मार्जिनल सोसाइटी, ये हमारे मुख्य भूमि में भी यही होता। अब नक्सल मूवमेंट जो हमारे देश में है, इट इज़ अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ क्लैश ऑफ कल्चर्स एंड सिविलाइजेशंस एंड एक्सप्लॉयटेटिव एटीट्यूड ऑफ द डोमिनेंट सोसाइटी। एंड अंडमानीज को इसलिए भी एक्सेप्टेंस नहीं है बिकॉज ये तो कल्चर के उस एक्सट्रीम एंड पे। बिल्कुल कविंद्र, जो टी.एन. पंडित साहब कह रहे हैं, क्योंकि अंडमान होम्स बनाए थे उनके साथ, जब जैसा इतिहास बता रहे थे टी.एन. पंडित साहब, अंग्रेजों ने उस वक्त अंडमान होम्स बनाए थे कि उनको आप सिविलाइज्ड करेंगे, और उन अंडमान होम्स में ग्रेट अंडमानीज को पकड़ के रखा गया और वहाँ पर भयानक बीमारियाँ फैलीं, उनका यौन शोषण से लेकर हर तरह का शोषण हुआ, और कई साल बाद ये पता चला कि इस तरह की सीरियस बीमारियाँ हैं, और जब उसकी वजह से, और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी स्थितियाँ इस तरह की रहीं जो कह रहे हैं कि शोषण लगातार जारी है। देखिए, मुझे लगता है ना, जो आपने मूलभूत उठाया कि क्या है, और जैसे पंडित साहब ने कहा, आप दलित समुदाय को देख लीजिए। द मेजर डिफरेंस, जो दलित समुदाय हो या एंड आदिवासी समुदाय जो हिंदुस्तान में है, मेजर डिफरेंस ये है कि क्योंकि दलित्स का हजारों साल से शोषण हुआ है, एक्सक्लूजन का, उनकी मेन स्ट्रीमिंग की डिजायर है, वो चाहते हैं, दे वांट इक्वल स्टेटस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर गारंटीड द राइट्स ऑफ इक्वालिटी, लाइक एवरीबॉडी, एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। लेकिन जो आदिवासी समुदाय हैं, खास करके इस तरह के समुदाय, उन्होंने आके आपसे नहीं मांगा था कि आप हमें मेन स्ट्रीम कीजिए, और उन्होंने नहीं कहा कि आप हमें अपने समाज में इंक्लूड कीजिए। और अगर उन्होंने ये नहीं कहा है, जो टर्म्स ऑफ इंक्लूजन था वो आपने कभी उनसे डिस्कस ही नहीं किया है। जो उनके साथ जो डोमिनेंट समाज का इंटरेक्शन है, उसमें कभी ये बातचीत नहीं हुई है कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, क्या किस स्पेस पे आप डेवलप करना चाहते हैं। और आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, चाहे अल्कोहलिज्म की हो या अफीम की हो, ये डोमिनेंट सोसाइटी ने उनको सब्जुगेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। ये डोमिनेंट सोसाइटी ने एक नेगोशिएट करने के लिए उनको आदी बनाया था। दैट इज द हिस्टोरिकल ट्रूथ। चाइनीज को अफीम खिलाई थी। बिल्कुल जी, नहीं, एक पॉजिटिव बात जो समझ में आई कि वहाँ पर अंडमान प्रशासन ने अभी पिछले दिनों एक इंटरनेशनल सेमिनार कराया जिसमें सारे ये इश्यूज डिस्कस किया, और उसमें जो टी.एन. पंडित साहब और बिराज पटनायक जो बात उठा रहे हैं, ये दो बातें खास तौर पर उन्होंने इस पर जोर दिया है। जी, आप थे उसमें, हाँ, ये खुद उस सेमिनार में मौजूद थे कि उनको सम्मान दिया जाए, और जो उनके बारे में फैसला हो रहा है कि उनके साथ कितना संपर्क हो या पूरा संपर्क हो, उनको मेन स्ट्रीम के साथ लाया जाए, कितना डिस्टेंस रखा जाए, पूरा आइसोलेटेड रखा जाए, तो दावा ये है प्रशासन का कि वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। नहीं, ये मेन स्ट्रीम डाइसी वर्ड, ये मेन स्ट्रीम भी कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं, ये तो स्लोगन है, ये जुमला आज वर्ड ये जुमला है। मेन स्ट्रीम में लाने की हम चाहते नहीं, मंशा नहीं है, ये कहने की बातें हैं, होती हैं, दिखावा है महज। मैं आपको बताऊं, अंडमानीज, मैं एग्जांपल देता हूं अंडमानीज की। इसमें कुछ बच्चे बड़े अच्छे थे, स्टूडेंट्स। औरादी वाज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, उनसे आप मिले? जी, मैं मिला था उनसे। मिस्टर औरादी, वो मेरे अंदर काम कर चुका था, पहले एंथ्रोपोलॉजी में, फिर वो सिविल सर्विस में चला गया। अच्छा आदमी, इज नाइस, आई डोंट ब्लेम हिम। उनको मैंने कहा, देखो 2-3 बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे, पोर्ट ब्लेयर स्कूल में पढ़ते हैं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए, कम्युनिटी को फील अ सेंस ऑफ प्राइड, राइट, तो इनको आप हायर एजुकेशन के लिए तैयार करवा दो, चाहे इनको स्पेशल ट्यूटर देना पड़े, बिकॉज वो पढ़ने में अच्छे थे, कुछ तो नहीं थे। अब जो अच्छे हैं उनको एनकरेज करने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स करके उनको भेज दो कोई ट्रेनिंग वेनिंग के लिए, और whatever we can do, and then let them get respectable jobs, not only chaprasi and class 4 post और जोखिम का काम। तो उसमें क्या है, औरादी might have talked to people, but nobody was interested। कोई भी, सही करें, आपकी मंशा जो है वो नज़र नहीं आती, और जो एक बात होती है कि उन्हें हमें मुख्यधारा के साथ जोड़ना है, खड़ा करना है, या फिर जो उनका अस्तित्व है उनको बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये महज खाना पूर्ति दिखती है।
तो बहुत अहम है कि कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता जिसकी हम बात कर रहे थे, ग्रेट अंडमानीज की, कैसे इनको हम बचा पाएंगे और क्या वाकई हमारे आज के प्रयास उनको बचाने में सक्षम है। सोचना होगा हमें, हमारी सरकार को और हमारे समाज को। तो आज हमारे इस खास मुद्दे की चर्चा में बस इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अहम मुद्दे के साथ, चर्चा करेंगे। बस रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए राजसभा टीवी। नमस्कार।